कक्षा 12 समाजशास्त्र अध्याय 5 औद्योगिक समाज में परिवर्तन और विकास। आज इस संदर्भ में विद्यार्थियों से विस्तार से चर्चा की जाएगी। आपने आखिरी बार कौन सी फिल्म देखी थी? आप निश्चित रूप से उसमें कार्य कर रहे अभिनेता एवं अभिनेत्री का नाम बता सकते हैं, परंतु क्या आपको ध्वनि एवं प्रकाश तकनीशियन, श्रृंगार करने वाले कलाकार और नृत्य निर्देशक का नाम याद है? कुछ लोगों का जैसे सेट को तैयार करने वाले बड़े कारपेंटर के नाम का तो कहीं आभार के लिए जिक्र भी नहीं होता है, जबकि इन सब लोगों के सहयोग के बिना फिल्म बनाई नहीं जा सकती है। बॉलीवुड आपके और मेरे लिए एक सपने लोक की तरह हो सकता है, परंतु बहुत से लोगों के लिए यह उनके कार्य करने का स्थान है। किसी अन्य उद्योग की तरह इसमें कामगार भी संघ के सदस्य हैं, जैसे नाटक जोखिम के कार्य करने वाले कलाकार एवं अतिरिक्त कलाकार कनिष्ठ कलाकार संघ जूनियर आर्टिस्ट एसोसिएशन के सदस्य होते हैं। उनकी मांग है कि 8 घंटे की शिफ्ट हो, मेहनताना वाजिब हो और कार्य व्यवस्था सुरक्षित हो। इस उद्योग के उत्पादनों का विज्ञापन एवं बाजार में जाना फिल्म वितरक के द्वारा एवं सिनेमा हॉल मालिकों अथवा संगीत के कैसेट्स एवं वीडियो बेचने वाले दुकानों के द्वारा होता है। इस उद्योग में कार्य करने वाले लोग किसी अन्य उद्योग की तरह उसी शहर में रहते हैं, लेकिन शहर में उनके द्वारा किए गए विभिन्न कार्य वे लोग कौन हैं और कितना कमाते हैं पर निर्भर करता है। फिल्मी सितारे और कपड़ा मिलों के मालिक चूहू जैसे स्थानों पर रहते हैं, जबकि अतिरिक्त कलाकार और कपड़ा मिल के मजदूर कोरेगांव जैसी जगहों पर रहते हैं। कुछ 5 सितारा होटलों में जाते हैं और जापान का सुशी जैसे खाना खाते हैं, जबकि कुछ स्थानीय हाथगाड़ियों पर वड़ा पाव खाते हैं। मुंबई के लोगों को कहाँ वे रहते हैं, क्या खाते हैं और कितने कीमती कपड़े पहनते हैं के आधार पर विभाजित किया जाता है, परंतु कुछ सामान्य बातें या वस्तुएं तो शहर उन्हें देता है के आधार पर वे समान संगठित भी हैं। वे एक जैसी फिल्में और क्रिकेट मैच देखते हैं, वे समान वायु प्रदूषित वातावरण में आवागमन करते हैं और उन सबकी आकांक्षा होती है कि उनके बच्चे काम अच्छा करें। लोग कहाँ और कैसा कार्य करते हैं, वे किस तरह का व्यवसाय करते हैं, यह सब उनकी पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस अध्याय में हम देखेंगे कि प्रौद्योगिकी में होने वाले परिवर्तन और लोग किस प्रकार का कार्य करते हैं, जिससे भारत में सामाजिक संबंधों में परिवर्तन आता है। दूसरी तरफ सामाजिक संस्थाएं जैसे जाति, नातेदारी का संजाल, लिंग एवं क्षेत्र भी कार्य को संगठित करने के तरीके अथवा उत्पाद को बाजार में भेजने के तरीके को प्रभावित करते हैं। यह समाजशास्त्रियों के लिए शोध का एक बड़ा क्षेत्र है। जैसे हम महिलाओं को कुछ अन्य क्षेत्रों जैसे इंजीनियरिंग के बजाय नर्सिंग अथवा शिक्षण के कार्यों में अधिक क्यों पाते हैं? यह बात एक संयोग है अथवा इसके पीछे समाज की यह सोच है कि महिलाएं देखभाल एवं पालन पोषण के क्षेत्र के लिए अधिक उपयुक्त नहीं है, वनस्पति उन कार्यों के जो सख्त और पुरुषोचित नजर आते हैं, जबकि नर्सिंग के कार्यों में एक पुल को डिजाइन करने से अधिक बल की आवश्यकता होती है। अगर अधिक महिलाएं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाती हैं तो वे इस व्यवसाय को कैसे प्रभावित करते हैं? अपने आप से पूछिए कि क्यों भारत में कॉफ़ी के विज्ञापन में पैकेट पर 2 कप दिखाए जाते हैं, जबकि अमेरिका में 1 कप। इसका उत्तर यह है कि बहुत से भारतीय काफ़ी पीने को सामाजिकता निभाने का एक अवसर मानते हैं, जबकि अमेरिका में काफ़ी पीना सुबेरे उठकर स्फूर्ति लाने वाले पेय को पीने जैसा है। समाजशास्त्री इन प्रश्नों में रुचि अधिक रखते हैं कि कौन क्या उत्पादित करता है, कौन कहाँ कार्य करता है, कौन किसको और कैसे बेचता है। ये व्यक्तिगत रुचि नहीं बल्कि सामाजिक प्रारूपों का नतीजा है। इसके विपरीत लोगों की रुचियों यह समझाने में सामाजिक कार्य जैसे होते हैं से प्रभावित होती हैं। औद्योगिक समाज की कल्पना। समाजशास्त्र के अनेक महत्वपूर्ण कार्य तब किए गए जबकि औद्योगिकीकरण एक नई अवधारणा था और मनुष्यों ने एक महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण किया हुआ था। कार्ल मार्क्स, वेबर, एमिल दुर्खाइम जैसे विचारकों ने उद्योग की बहुत सी नई संकल्पनाओं से स्वयं को जोड़ा। एक थी नगरीकरण, जिसमें आमने सामने के संबंध को बदला जो कि ग्रामीण समस्याओं में पाए जाते थे, जहाँ के लोग अपने या जान पहचान के भूस्वामियों के खेतों में काम करते थे। उन संबंधों का स्थान आधुनिक कारखानों एवं कार्यस्थलों के अज्ञात व्यावसायिक संबंधों ने ले लिया। औद्योगिकीकरण से एक विस्तृत श्रम विभाजन होता है। लोग अक्सर अपने कार्यों का अंतिम रूप नहीं देख पाते क्योंकि उन्हें उत्पादन के एक छोटे से पुर्जे को बनाना होता है। अक्सर यह कार्य दोहराने और थकाने वाला होता है, लेकिन फिर भी बेरोजगार होने से यह स्थिति अच्छी है। मार्क्स ने इस स्थिति को अलगाव कहा, जिसमें लोग अपने कार्य से प्रसन्न नहीं होते, उनकी उत्तरजीविता भी इस
पर निर्भर करती है कि मशीनें मानव श्रम के लिए कितना स्थान छोड़ती हैं। औद्योगिकरण कुछ एक स्थानों पर जबरदस्त समानता लाता है। उदाहरण के लिए रेलगाड़ियों, बसों और साइबर कैफे में जाति भेदभाव के महत्व का न होना। दूसरी तरफ भेदभाव के पुराने स्वरूपों को नए कारखानों और कार्यस्थलों में अभी भी देखा जा सकता है। हालांकि संसार में सामाजिक असमानताएं कम हो रही हैं, लेकिन आर्थिक या आय से संबंधित असमानताएं उत्पन्न हो रही हैं। बहुधा सामाजिक और आय संबंधी असमानता परस्पर एक दूसरे पर छा जाती है। जैसे अच्छे वेतन वाले व्यवसायों जैसे मेडिसिन, कानून अथवा पत्रकारिता में उच्च जाति के लोगों का वर्चस्व आज भी बना हुआ है। महिलाएं समान कार्य के लिए कम वेतन पाती हैं, अधिकांश के साथ ऐसा है। अभिसरण शोध, जिसे कि आधुनिकीकरण के सिद्धांतकारों क्लार्क ने आगे बढ़ाया, के अनुसार 21वीं शताब्दी का आधुनिकीकृत भारत 19वीं शताब्दी की विशेषताओं साझा करने के बजाय उनकी अधिक विशेषताएं 21वीं शताब्दी के चीन या संयुक्त राज्यों जैसी होंगी। क्या आपको यह सच लगता है? क्या संस्कृत भाषा एवं परंपराएं नई तकनीक के कारण विलुप्त हो जाती हैं और नई संस्कृति नए उत्पादों को अपनाने के तरीके को प्रभावित करती हैं? इन बिंदुओं पर अपने स्वयं के विचारों का उदाहरण देकर लिखिए। ये विद्यार्थियों के लिए कुछ समय से समाजशास्त्रियों ने औद्योगिकीकरण को सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूपों में देखा है। आधुनिकीकरण के सिद्धांत के प्रभाव के 20वीं शताब्दी के मध्य औद्योगिकीकरण अपरिहार्य एवं सकारात्मक रूप में दिखाई दे रहा है। आधुनिकीकरण का सिद्धांत यह तर्क देता है कि आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में पृथक समाज की अवस्थाएं अलग अलग हैं, परंतु उन सभी की दिशा एक ही है। इन सिद्धांतकारों के अनुसार आधुनिक समाज पश्चिम का प्रतिनिधित्व कर रहा है। भारत में औद्योगिकीकरण, भारतीय औद्योगिकीकरण की विशेषताएं। भारत में औद्योगिकीकरण से होने वाले अनुभव कई प्रकार से पाश्चात्य प्रतिमान से समान और कई प्रकारों से भिन्न है। विभिन्न देशों के बीच किए गए तुलनात्मक विश्लेषण यह सुझाते हैं कि औद्योगिकीकरण पूंजीवाद का कोई आदर्श प्रतिमान नहीं है। चलिए हम इसे भिन्नताओं के बिंदु से प्रारंभ करते हैं। इसे लोगों के कार्य करने के तरीके से संबद्ध करते हैं। विकसित देशों में जनसंख्या का एक बड़ा भाग नौकरी पेशा लोगों का होता है। उसके बाद उद्योगों में और 10% से कम कृषि कार्यों में लगे होते हैं। ILO के आंकड़े 1999-2000 में भारत में लगभग 60% लोग प्राथमिक क्षेत्र कृषि एवं खदान, 17% लोग द्वितीयक क्षेत्र उत्पादन, निर्माण और उपयोगिता और 23% तृतीयक क्षेत्र व्यापार, यातायात, वित्तीय सेवाएं इत्यादि में कार्यरत है। फिर भी अगर हम इन क्षेत्रों का आर्थिक वृद्धि को देखें तो कृषि कार्यों के हिस्से में तेजी से ह्रास हुआ। इस क्षेत्र में होने वाले कार्य लगभग आधे से अधिक हो गए। यह स्थिति बहुत ही गंभीर है, क्योंकि इसका अर्थ यह हुआ कि जिस क्षेत्र में लोग ज़्यादा कार्यरत हैं वह उन्हें अधिक आमदनी देने में सक्षम नहीं। भारत सरकार आर्थिक सर्वेक्षण 2001-2002, भारत में 2006-07 में रोजगार के विभिन्न क्षेत्रों के हिस्से इस प्रकार थे। कृषि में 15.19%, खदान एवं खनन में 0.61%, उत्पादन में 13.33%, निर्माण में 6.10%, व्यापार, होटल एवं रेस्तरां में 13.18%, यातायात, भंडारण एवं संचार में 5.06%, सामुदायिक, सामाजिक एवं व्यक्तिगत सेवाओं में 8.97%, वित्तीय, बीमा, रियल एस्टेट एवं व्यावसायिक सेवाओं में 2.22% तथा बिजली और पानी में 0.33% था। योजना आयोग 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007-12, वॉल्यूम 1, पृष्ठ संख्या 66। ये आपका वहाँ से लिया गया था। ये देख लें सामने आप, किस सन में क्या स्थिति रही, यहाँ पे आंकड़े दिए गए हैं। विकसित और विकासशील देशों में एक और बड़ा अंतर नियमित वेतनभोगी कार्यरत लोगों की संख्या का होना है। विकसित देशों में औपचारिक रूप से कार्यरत लोग बहुसंख्यक हैं। भारत में 50% से अधिक लोग स्वरोजगारी है, केवल 14% नियमित वेतनभोगी रोजगार में है, जबकि लगभग 30% लोग अनियमित मजदूर हैं। यहाँ दी गई तालिका में 2004-05 से 2009-10 तक ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में होने वाले परिवर्तनों को दर्शाया गया है। अर्थशास्त्रियों एवं अन्य ने अक्सर संगठित और औपचारिक क्षेत्र और संगठित या अनौपचारिक क्षेत्र के मध्य अंतर स्थापित किया है। इस बात पर मतभेद है कि इन क्षेत्रों को परिभाषित कैसे किया जाए। एक परिभाषा के अनुसार संगठित क्षेत्र की इकाई में 10 और अधिक लोगों के पूरे वर्ष रोजगार में रहने से इन क्षेत्रों का गठन होता है। सरकारी तौर पर इनका पंजीकरण होना चाहिए ताकि कर्मचारियों को उपयुक्त वेतन या मजदूरी, पेंशन और अन्य सुविधाएं मिलना सुनिश्चित हो सके। भारत में 90% से अधिक कार्य, चाहे वह कृषि, उद्योग अथवा नौकरी हो, असंगठित या अनौपचारिक क्षेत्र में आते हैं।
संगठित क्षेत्र से इतना छोटा होने का सामाजिक आशय क्या है? इसका पहला अर्थ है कि कम लोग बड़ी फर्मों में रोजगार देते हैं, बहुत कम लोग, जहाँ की वे दूसरे क्षेत्रों और पृष्ठभूमि वाले लोगों से मिल पाते हैं। नगरीय क्षेत्र इस प्रकार के कुछ मौके दे पाता है। नगरीय क्षेत्र में आपका पड़ोसी भिन्न क्षेत्र का हो सकता है। मोटे तौर पर अधिकतर भारतीय लोग छोटे पैमाने पर कार्य कर रहे स्थानों पर काम करते हैं। यहाँ कार्य के कई पक्षों का निर्धारण वैयक्तिक संबंधों से होता है। अगर नियोजक आपको पसंद करता है तो आपको वेतन बढ़ सकता है। अगर आप उसके साथ झगड़ा सामान्यतः स्थिति है ये करते हैं तो आप अपना रोजगार भी गंवा सकते हैं। बड़े संस्थानों में ऐसा नहीं होता है। वहाँ कार्य के निश्चित नियम होते हैं, वहाँ नियुक्त अधिक पारदर्शी होती है, और अगर आपके अपने उच्च पदाधिकारी से कुछ मतभेद होते हैं तो उसकी शिकायत और सत्पुत की निश्चित कार्य विधियाँ होती हैं। दूसरे बहुत ही कम भारतीय सुरक्षित और लाभदायक नौकरियों में प्रवेश करते हैं। जो वहाँ हैं उनमें से 2/3 सरकारी नौकरी करते हैं, इसलिए सरकारी नौकरियाँ लोकप्रिय हैं। बचे हुए लोग बुढ़ापे में अपने बच्चों पर आश्रित होने के लिए बाध्य हैं। जाति, धर्म तथा क्षेत्र की दीवारों पर पार करने में सरकारी नौकरियाँ की महत्वपूर्ण भूमिका है। एक समाजशास्त्री तर्क देते हुए उन कारणों की चर्चा करते हैं। भिलाई स्टील प्लांट में सांप्रदायिक दंगे क्यों नहीं होते? कारण यह है कि वहाँ भारत के सभी भागों के लोग एक साथ काम करते हैं। तीसरे, बहुत ही कम लोग संघ के सदस्य हैं, जो सुरक्षित क्षेत्र की विशेषता है। एकत्रित होकर सामूहिक रूप से अपने उपयुक्त वेतन और सुरक्षित कार्यावस्था के लिए लड़ने का अनुभव नहीं रखते। सरकार ने अब असंगठित क्षेत्रों की अवस्था पर निगरानी रखने के लिए नियम बनाए, लेकिन वहाँ भी कार्यान्वित में नियोजक अथवा ठेकेदार की मनमर्जी ही प्रभावी होती है। भारत में स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों में औद्योगिकीकरण, रुई, जूट, कोयला खानी एवं रेलवे भारत के प्रथम आधुनिक उद्योग थे। स्वतंत्रता के बाद सरकार ने आर्थिकी को प्रभावशाली ऊंचाइयों पर रखा। इसमें सुरक्षा, परिवहन एवं संचार, ऊर्जा, खनन एवं अन्य परियोजनाओं को शामिल किया गया, जिन्हें करने के लिए सरकार ही सक्षम थी, और यह निजी उद्योगों के फलने फूलने के लिए भी आवश्यक था। भारत के मिश्रित आर्थिक नीति में कुछ क्षेत्र सरकार के लिए आरक्षित थे, जबकि कुछ निजी क्षेत्रों के लिए खुले थे, लेकिन उसमें भी सरकार अपनी अनुज्ञप्त लाइसेंसिंग नीति के द्वारा एक सुनिश्चित करने का प्रयास करती है कि ये उद्योग विभिन्न भागों में फैले हुए हों। स्वतंत्रता के पहले उद्योग मुख्यतः बंदरगाह वाले शहरों जैसे मद्रास, मुंबई एवं कलकत्ता, चेन्नई, मुंबई और कोलकाता तक ही सीमित थे, लेकिन उसके बाद अन्य स्थान जैसे बड़ौदा, कोयम्बटूर, बंगलुरु, पूना, फरीदाबाद एवं राजकोट भी महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र बन गए। सरकार अन्य छोटे पैमाने के उद्योगों को भी विशिष्ट प्रोत्साहन एवं सहायता देकर प्रोत्साहित करने का प्रयास करती है। बहुत सी वस्तुएं मदों जैसे कागज एवं लकड़ी के सामान, लेखन सामग्री, शीशा एवं चीनी मिट्टी जैसे छोटे पैमाने के क्षेत्रों के लिए आरक्षित थे। 1991 तक कुल कार्यकारी जनसंख्या में से केवल 28% बड़े उद्योगों में नौकरी कर रहे थे, जबकि 72% लोग छोटे पैमाने एवं परंपरागत उद्योगों में कार्यरत थे। भूमंडलीकरण, उदारीकरण एवं भारतीय उद्योगों में परिवर्तन। सन 1990 के दशक से सरकार ने उदारीकरण की नीति को अपनाया है। निजी कंपनियां, विशेष रूप से विदेशी फर्मों को उन क्षेत्रों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है जिन्हें पहले ये सरकार के लिए, जैसे दूरसंचार, नागरिक उड्डयन एवं ऊर्जा आदि के लिए आरक्षित थे। उद्योगों को खोलने के लिए अनुज्ञप्ति लाइसेंस वांछित नहीं है। अब भारतीय दुकानों पर विदेशी वस्तुएं आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। उदारीकरण के परिणामस्वरूप बहुत से भारतीय कंपनियों को बहुत देशी कंपनियों ने खरीद लिया है। साथ ही साथ कुछ भारतीय कंपनियां बहुदेशी कंपनियां बन गई हैं। जैसे जब पार्ले पे को कोका कोला ने खरीदा, पार्ले पे को सालाना आमदनी 2050 करोड़ रुपए थी, जबकि कोका कोला का विज्ञापन बजट 400 रुपये। विज्ञापन का यह स्तर स्वाभाविक रूप से उद्योग को बढ़ा देता है। परंपरागत कोका कोला ने आज कई भारतीय पेयों का स्थान ले लिया है। उदारीकरण का दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र खुदरा व्यापार हो सकता है। आपके विचार से क्या भारतीय डिपार्टमेंटल स्टोर भारतीय बहुविभागीय भंडारों से खरीदारी करने को वरीयता देते हैं अथवा वह व्यापार के लिए बाहर जाते हैं? ये विद्यार्थियों के लिए आप देख लें, भारतीय बाजार में खुदरा व्यापारियों के घुसपैठ। इस समय भारत के खुदरा व्यापार क्षेत्र की नीति प्रवेश के लिए एकदम अनुकूल होने के कारण दुनिया भर के बड़े बड़े व्यापार समूह, जिसमें वॉलमार्ट स्टोर्स, कैरेफोर और टेस्को शामिल हैं, इस देश में प्रवेश के लिए आतुर रहे, जबकि विदेशियों द्वारा भारत में प्रत्यक्ष पूंजी निवेश पर सरकार की ओर से प्रतिबंध लगा हुआ है। रिलायंस इंडस्ट्री और भारतीय
एयरटेल जैसे बड़े-बड़े भारतीय व्यावसायिक समूहों द्वारा हाल ही में भारी पूंजी निवेश किया गया है, जिसकी वजह से इन विदेशी खुदरा व्यापारियों द्वारा जल्दी से जल्दी निवेश करने की आवश्यकता महसूस की जा रही। गत सप्ताह भारतीय एयरटेल ने यह संकेत दिया कि वॉलमार्ट, कैरेफोर और टेस्को के बीच हुए वार्तालापों के दौरान यह पता चला कि वे भी खुदरा क्षेत्र में संयुक्त उद्यम लगाने की बात सोच रहे हैं। भारत का खुदरा क्षेत्र यहाँ की तीव्र समृद्धि के कारण ही आकर्षक नहीं बन पाया, बल्कि इसलिए भी कि वहाँ संपूर्ण राष्ट्र का 97% व्यवसाय परिवारों द्वारा संचालित नुक्कड़ दुकानों के जरिए चलाया जाता है। लेकिन उद्यमों की इस विशेषता को देखते हुए सरकार विदेशियों को बाजार में प्रवेश करने से क्यों रोक रही है? राजनीतिक लोग अक्सर यह दलील देते हैं कि भूमंडलीय खुदरा व्यापारी हजारों छोटे स्थानीय तथा घरेलू व्यापारियों को श्रृंखला और हाल ही में उभरे स्वदेशी खुदरा व्यापार समूहों को बर्बाद कर देगी। सरकार सार्वजनिक कंपनियों के अपने हिस्सों को निजी क्षेत्र की कंपनियों को बेचने का प्रयास कर रही है, जिसे विनिवेश कहा जाता है। कई सरकारी कर्मचारी इससे भयभीत है, कई विनिवेश के कारण उनकी नौकरी नहीं चला जाए। मॉडर्न फूड, जिसे सरकार ने स्वार्थवर्धक सस्ता खाना उपलब्ध कराने के लिए बनाया था और वह निजीकरण की जाने वाली कंपनी थी, ने 60% कर्मचारियों को पहले 5 वर्षों में जबरन सेवा मुक्त कर दिया। अब हम देखते हैं कि यह नियम किस तरह विश्वव्यापी प्रवृत्ति बन गया। अधिकांश कंपनियों ने अपने अस्थायी कर्मचारियों की संख्या में कटौती कर दी। वे अपने कार्य बाह्य स्रोतों जैसे छोटी कंपनी से यहाँ तक कि घरों से भी करवाने लगे। बहुउद्देशीय कंपनियां पूरे विश्व में बाह्य स्रोतों से काम करवाती। विकासशील जैसे देश भारत में उन्हें सब सस्ते मजदूर उपलब्ध हो जाते हैं, क्योंकि छोटी कंपनियों की बड़ी कंपनियों से कार्य प्राप्त करने के लिए स्पर्धा करनी होती है। अतः वे कामगारों को कम वेतन देते हैं और कार्यावस्था भी अधिकतर खराब होती है। छोटी फर्मों मजदूर संगठनों का गठन भी मुश्किल होता है। अधिकांश कंपनियां, यहाँ तक कि सरकार भी अब बाह्य स्रोतों और अनुबंध पर काम करवाने लगी हैं, लेकिन यह प्रवृत्ति निजी क्षेत्रों में विशेष रूप से दिखाई देती है। सारांश में भारत अभी भी एक कृषि प्रधान देश है। सेवा क्षेत्र, दुकान, बैंक, IT उद्योग, होटल्स और अन्य सेवाओं के क्षेत्र में अधिक लोग आ रहे हैं और नगरीय मध्य वर्ग की संख्या भी बढ़ रही है। नगरीय मध्य वर्ग के साथ वे मूल्य जो टेलीविजन सीरियलों और फिल्मों में दिखाई देते हैं भी बढ़ रहे हैं। परंतु हम यह भी देखते हैं कि भारत में बहुत कम लोगों के पास सुरक्षित रोजगार है। यहाँ तक कि छोटी संख्या के अस्थायी सुरक्षित रोजगार भी अनुबंधित कामगारों के कारण असुरक्षित होते जा रहे हैं। अब तक सरकारी रोजगार की जनसंख्या के अधिकांश लोगों का कल्याण करने का एक बड़ा मार्ग था, लेकिन अब वह भी बहुत कम होता जा रहा है। कुछ अर्थशास्त्रियों ने इस पर विचार विमर्श भी किया, लेकिन विश्व व्यापारी उदारीकरण और निजीकरण के साथ आमदनी की असमानताएं भी बढ़ रही हैं। आपको इस विषय पर अधिक जानकारी भूमंडलीकरण के अगले अध्याय में पढ़ने को मिलेगा। एम्प्लॉयमेंट आप देख लें, सेक्टर, ऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में ये आंकड़े आपके सामने हैं। साथ ही बड़े उद्योगों में सुरक्षित रोजगार कम होता जा रहा है। सरकार ने भी उद्योग लगाने के लिए भूमि अधिग्रहण की नीति प्रारंभ की है। ये उद्योग आसपास के क्षेत्र के लोगों को रोजगार नहीं दिलवाते हैं, बल्कि वे वहाँ जबरदस्त प्रदूषण फैलाते हैं। बहुत से किसानों, जिसमें मुख्य रूप से आदिवासी शामिल हैं, कुल विस्थापितों में से करीब 40% हैं, ने क्षतिपूर्ति की कम दर के लिए विरोध किया। इन्हें जबरन दिहाड़ी मजदूर बनना पड़ा और उन्हें बड़े शहरों के फुटपाथ पर काम करते देखा जा सकता है। आप अध्याय 3 में दी गई हितों की प्रतियोगिता की परिचर्चा को याद कीजिए। अगले भाग में हम देखते हैं कि लोग किस तरह काम पाते हैं, वास्तव में अपने कार्यस्थल पर क्या करते हैं और किस तरह की कार्यावस्था से रूबरू होते हैं। लोग काम किस तरह पाते हैं। अगर आप बुधवार सुबह का टाइम्स ऑफ इंडिया देखेंगे तो उसमें टाइम्स एसेंस के नाम से एक विशिष्ट पृष्ठ पाएंगे। यहाँ रोजगार के विज्ञापन होते हैं और अपने आप से अथवा अपने कामगार से अच्छा काम लेने के लिए प्रेरित करने के सुझाव होते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों का एक उदाहरण है, काम पाने वाले व्यक्ति को अन्य लाभ जैसे मकान, किराया भत्ता मिलता है। कार्य के लिए वांछित योग्यताएं बहुत विस्तार से वर्णित होती हैं। ऐसे कार्यों में पदोन्नति के प्रावधान होते हैं और आपकी वरिष्ठता को भी स्वीकारा और महत्व दिया जाता है। निजी क्षेत्र की नौकरियों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। यह भी एक नियमित वेतन वाली नौकरी है। यह एक जाने माने होटल की नौकरी है, लेकिन यहाँ वेतन एवं जरूरी योग्यताएं लचीली हैं और यह एक अनुबंध की तरह है। साथ में दिए गए विज्ञापन में
में भी दी गई भाषा को जरा देखिए। जैसे एक निष्ठावान कार्यक्रम की तरह प्रत्येक संगठन अपने स्वयं के नियमों के अनुसार कार्य करने का प्रयास करता है, लेकिन बहुत कम अनुपात में लोग विज्ञापन या रोजगार कार्यालय के द्वारा नौकरी प्राप्त कर पाते हैं। वे लोग जो स्वनियोजित हैं, जैसे नलसाज, बिजली मिस्त्री और बढ़ई, खातिया तरखान की तरफ हैं, और निजी ट्यूशन देने वाले अध्यापक, वास्तुकार और स्वतंत्र रूप से काम करने वाले छायाचित्रकार दूसरी तरफ है। इन सभी की कार्य अवधि इनके निजी संपर्कों पर निर्भर कर रहती है। वे सोचते हैं कि उनका काम ही उनका विज्ञापन है। मोबाइल फ़ोन से नलसाजों एवं अन्य जैसे लोगों की ज़िंदगी को अधिक सरल बना दिया है। अब वे ज़्यादा लोगों के लिए कार्य कर सकते हैं। इस पर देख लें आप। फिर हम आगे बढ़ते हैं। दलाल सिंह महाविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा संचालित कॉलेज, लोधी रोड, नई दिल्ली। प्राचार्य के पद के लिए प्रार्थना पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। वेतनमान 16,400 से 22,400 है। कम से कम रुपए 1730 प्रतिमाह। BA, CCA, HRA, TA एवं अन्य लाभों के साथ यह दिल्ली विश्वविद्यालय के नियमानुसार होगा। ये विज्ञापन देखें किस प्रकार से। संबद्ध विषय में कम से कम 55% अंक अथवा B ग्रेड के समकक्ष सहित स्नातकोत्तर उपाधि ग्रेड पैमाने के अनुसार B ग्रेड 7 सूत्री पैमाने जैसे OA, B, C, D, E और F है। PhD अथवा समकक्ष उपाधि कुल 15 वर्ष का पढ़ाने का अनुभव और अथवा विश्वविद्यालय, महाविद्यालय अथवा अन्य समकक्ष संस्थान से पोस्ट डॉक्टोरल शोध कार्य। प्रार्थना पत्र में योग्यता, अनुभव, उम्र इत्यादि का पूरा विवरण। पुष्ट करने वाले सभी दस्तावेजों के साथ अध्यक्ष शासी निकाय दयाल सिंह एड्रेस है। इस पर विज्ञप्ति जारी होने के 15 दिन के अंदर मुहरबंद लिफाफे में पहुंचना चाहिए। इस प्रकार के विज्ञापन आगे देखें हम। ये भी विज्ञापन का है। रेडिसन होटल दिल्ली जल्द ही अपना निष्ठावान कार्यक्रम शुरू कर रहा है। ग्राहक सेवा संचालक, वरिष्ठ टेली विक्रय संचालक, प्रत्याशी को अंग्रेजी भाषा का अच्छी पकड़, बेचने के साथ समृद्धि वाले आवेदन करें। पिछला अनुभव अधिमान्य। हम एक 5 सितारा कार्य माहौल प्रस्तावित करते हैं। अविरत विकास एवं प्रशिक्षण, प्रेरणाप्रद वातावरण, दिन का काम और अच्छा वेतन, प्रोत्साहन, अंशकालिक एवं पूर्णकालिक विकल्प उपलब्ध है। यह इस प्रकार से सर्विस के लिए, काम के लिए विज्ञापन प्रकाशित होते हैं। अब आप यहाँ देखें, एक फैक्ट्री कामगारों को रोजगार देने का तरीका भिन्न होता है। बहुत पहले से कामगार ठेकेदार या काम देने वालों से रोजगार पाते थे। कानपुर कपड़ा मिल में रोजगार दिलाने वालों को मिस्त्री बोलते हैं और वे खुद भी वहाँ काम करते थे। वे समान क्षेत्रों या समुदायों से मजदूर की तरह आते थे, परंतु मालिक उन पर कृपालु होते थे, अतः वे सब कामगारों के मुखिया बन जाते थे। दूसरी तरफ मिस्त्री निजी कामगारों पर समुदाय संबंधी दबाव डालता था। आजकल काम दिलाने वाले का महत्व कम हो गया और कारखानी तथा यूनियन दोनों ही अपने लोगों को काम दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कुछ कामगार यह भी चाहते हैं कि उनका काम अपने बच्चों को दे दिया जाए। बहुत सी फैक्ट्रियों में भी बदली कामगार भी हैं जो छुट्टी पर गए हुए मजदूरों के स्थान पर काम करते हैं। बहुत से बदली कामगार एक ही कंपनी में बहुत लंबे समय से काम कर रहे थे, किंतु उन्हें सबके समान अस्थायी पद और सुरक्षा नहीं दी जाती। इसे संगठित क्षेत्र में अनुबंधित कार्य कहते हैं। रोजगार के अवसरों में 2 तत्व शामिल होते हैं। किसी संगठन में रोजगार, स्वरोजगार। भारत सरकार के कार्यक्रम स्टैंड अप इंडिया कार्यक्रम तथा मेक इन इंडिया कार्यक्रम के नीतिगत प्रयास हैं जो रोजगार एवं स्वरोजगार को संभव बनाते हैं। इन प्रयासों से हाशिए पर खड़े हुए लोग जैसे अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति एवं महिलाएं बेरोजगार के अवसरों का लाभ उठा रहे हैं। इन सकारात्मक प्रयासों ने भारत के युवाओं जैसे जिनांकीय डिविडेंड भी कहा जाता है को विकास की प्रक्रिया से जोड़ दिया गया। हालांकि दिहाड़ी मजदूरों के काम की ठेकेदारी व्यवस्था ज़्यादातर भवन निर्माण कार्य के स्थान पर या ईंट बनाने के स्थान आदि पर दिखाई देती है। ठेकेदार गाँव जाता है और वहाँ काम चाहने वालों से इसके बारे में पूछता है। वह उन्हें कुछ पैसा उधार भी देता है। उधार दिए गए पैसे में काम के स्थान तक आने के यातायात का पैसा होता है। उधार पैसा अग्रिम दिहाड़ी माना जाता है और जब तक उधार नहीं चुक पाता वह बिना पैसे के काम करता है। पहले कृषि मजदूर अपने खर्च के बदले जमींदार के पास बंधुआ मजदूर की तरह रहते थे। अब उद्योगों में अनियत कामगार के रूप में जाते हैं। हालांकि वे अभी भी कर्जदार हैं, परंतु वे अनुबंधक के अन्य सामाजिक दायित्वों से बंधे हुए नहीं हैं। इस अर्थ में वे औद्योगिक समाज में अधिक मुक्त है। वे अनुबंध को तोड़कर किसी और के यहाँ काम ढूंढ सकते हैं। कभी कभी पूरा परिवार प्रवसन कर जाता है और बच्चे काम में अपने माता पिता की सहायता करते हैं। दक्षिण गुजरात के ईंट के भट्ठों में मजदूरों के दल, हम इस पर इस चैप्टर के शेष भाग में चर्चा करेंगे।